अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने अकाउंट्स फर्स्ट डे का लेक्चर नंबर 7 जो है वो स्टार्ट करना है और चैप्टर नंबर 11 मैंने आपको बोला था आज हमने स्टार्ट करना है, जो कि फाइनल अकाउंट से ही रिलेटेड है। फाइनल अकाउंट से रिलेटेड मतलब उसका नेक्स्ट स्टेप है, इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट जो हमने लास्ट लेक्चर में किए हुए हैं, अब उसके साथ हमने कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है और फिर उनके इफेक्ट्स देखने हैं। एडजस्टमेंट्स का मतलब ये है कि आपने फाइनल अकाउंट्स बना लिया है, आपने सारा जो है वो अपना डाटा कंप्लीट कर लिया हुआ है, लेकिन आपको कुछ चेंजेस उसमें करनी है या कुछ एडिशन या कुछ माइनस या कुछ प्लस करना है, तो आप उनको दोबारा से एडजस्ट करेंगे। फाइनल अकाउंट्स में जो चीज़ बनी हुई है उसमें थोड़ी बहुत आप एडजस्टमेंट्स करेंगे, उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट्स। और उनके अफेक्ट क्या होंगे, उनका असर जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे और बैलेंस शीट पे क्या आएगा, वो हमने डिटेल में आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसका करेंगे और क्वेश्चन अभी हमने नहीं करने हैं। जब थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हमारा हो जाएगा, थोड़ा आपको समझ आ जाएगी, फिर हम उसको क्वेश्चंस में करेंगे। पहले कर लेते हैं इंट्रोडक्शन। उसमें सबसे पहले आ जाते हैं मेन टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट्स की आपकी मेन टाइप्स जो हैं वो ये हैं। सबसे पहले है अक्रूड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस पेबल। Second one is prepaid expenses और unexpired expenses और expenses paid in advance। हम ये आपकी प्रीपेड एक्सपेंस के 3 नाम हैं, वो बताए गए हैं कि आपको किसी भी नाम से जो है वो क्वेश्चन में आ सकता है कि अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस कौन से हैं, या एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस कौन से हैं, या प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन से हैं। ये हम जो है डिटेल में अभी पढ़ते हैं। मैं अभी आपको जो है वो हेडिंग्स के नाम बता रही हूँ, ठीक है। अक्रूड रेवेन्यू एंड रेवेन्यू और रेवेन्यू रिसीवेबल, ये सेकंड नाम है अक्रूड रेवेन्यू का। अनअर्न रेवेन्यू और रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस। फिफ्थ वन इज डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स, provision for bad debts, provision for discounts, interest on capital एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, ये 9 आपकी हेडिंग्स हैं जो कि एडजस्टमेंट्स हैं, जो आपने फाइनल अकाउंट्स में इनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है। एक इफेक्ट इसका ट्रेडिंग में आएगा और एक इफेक्ट इसका बैलेंस शीट में आएगा, और या फिर एक इफेक्ट इसका प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा और एक इफेक्ट इसका बैलेंस शीट में आएगा। क्लियर। अब हम इनको डिटेल में देखते हैं पहले, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो हमें एडजस्टमेंट्स के लिए जो मेन पॉइंट्स हैं एडजस्टमेंट को किस तरह से करना है, उन 2 पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। रिमेंबर 2 पॉइंट्स फॉर एडजस्टमेंट्स। First one is the purpose of adjustment is to prepare a perfectly accurate set of final accounts for the accounting period under review and perfectly true balance sheet as at present day। ठीक है, एडजस्टमेंट का मकसद ये होता है कि आपने परफेक्टली जो है वो फाइनल अकाउंट्स का एक सेट बनाना है, उसको सही तरीके से प्रिपेयर करना है एक खास अकाउंटिंग ईयर के लिए, ठीक है, या खास अकाउंटिंग पीरियड के लिए। और उसके बाद आपने ट्रू बैलेंस शीट बनाने के लिए उसी डेट के लिए उसको परफेक्टली बैलेंस शीट को मेंटेन करना है, तो हम इसलिए एडजस्टमेंट्स बनाते हैं। सेकेंड वन इज एवरी एडजस्टिंग एंट्री इज पोस्टेड इन 2 लेजर अकाउंट्स। आपकी जो एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं वो 2 लेजर अकाउंट्स में पोस्ट की जाती हैं, एक में नहीं की जाती। यूजुअली वन साइड एस्पेक्ट ऑफ एन एडजस्टिंग एंट्री इन्वॉल्व्स ए रेवेन्यू और एक्सपेंस अकाउंट व्हाइल द अदर एस्पेक्ट इन्वॉल्व्स एंड एसेट एंड लायबिलिटी अकाउंट। ठीक है, ये मैंने अभी आपको पहले भी बताया है कि आपकी जो एडजस्टिंग एंट्री होती है उसको 2 लेजर में हम जो है वो ट्रांसफर करते हैं या पोस्ट करते हैं। एक एस्पेक्ट जो होता है वो हम रेवेन्यू में करते हैं कंसिडर, या फिर हम एक्सपेंस में कंसिडर करते हैं, और जो उसका दूसरा एस्पेक्ट होता है उसको हम या तो एसेट में कंसिडर करते हैं या फिर लायबिलिटी में कंसिडर करते हैं। क्लियर। मतलब क्या कि आपकी जो एडजस्टिंग एंट्री होती है उसका डबल इफेक्ट होता है। डबल इफेक्ट में एक इफेक्ट उसका या तो एक्सपेंस और रेवेन्यू में आएगा और दूसरा एस्पेक्ट उसका या तो एसेट्स में या फिर लाइबिलिटीज में आएगा, तो ये आपके डबल इफेक्ट बन जाते हैं। और थर्ड वन इज इन अदर वर्ड एवरी एडजस्टिंग एंट्री विल अफेक्ट बोथ द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, आपकी हम दूसरे वर्ड्स में अगर इजी वर्ड्स में देखें तो एडजस्टिंग एंट्री का मतलब ये होता है कि उसका डबल इफेक्ट आएगा। वो इफेक्ट एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है और दूसरा बैलेंस शीट में आता है। एक इफेक्ट बैलेंस शीट में आएगा और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि दोनों इफेक्ट ट्रेडिंग में और प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाए, नहीं, एक इफेक्ट आपका बैलेंस शीट में लाजमी आना चाहिए और एक इफेक्ट आपका ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना चाहिए। अब हमने जो 9 पॉइंट्स जो पढ़े थे एडजस्टमेंट्स के, उन 9 पॉइंट्स को एडजस्टमेंट्स को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या चीज है। ठीक है, सबसे पहले है अक्रूड एक्सपेंसेस और
outstanding expenses are expenses payable. The expenses that have been incurred during the current year, the services have been received during the current year but not have been paid till the end of current accounting year are known as outstanding or accrued expenses. वो एक्सपेंसेस जो कि हमने इस मौजूदा साल में या मौजूदा अकाउंटिंग पीरियड में जो है वो एक्सपेंसेस हमने किए हैं, लेकिन उसकी सर्विसेज जो है वो अभी तक हमने रिसीव नहीं की हैं इस साल में, तो सर्विसेज भी हमने उसकी रिसीव कर ली हैं, हमने एक्सपेंसेस कर लिए हैं, लेकिन उसकी पेमेंट अभी तक हमने नहीं की हुई है, तो उसको हम जो है वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या अक्रूड एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस पेएबल कहेंगे। ठीक है, मतलब ये कि आपने एक्सपेंसेस हर्चे तो कर लिए हैं लेकिन उसकी पेमेंट अभी तक नहीं ली, या सर्विसेज आपने पहले से ले ली हुई हैं लेकिन उसके अभी पैसे आपने नहीं दी हैं, उसकी पेमेंट्स अभी नहीं की, वो पेमेंट्स आपके ऊपर अभी तक लाइबल हैं, अभी तक पेमेंट आपने करनी है। ठीक है, तो उसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहा जाता है, एक्सपेंसेस पेएबल कहा जाता है, या अक्रूड एक्सपेंसेस कहा जाता है कि अभी आपके ऊपर ये लाइबिलिटी बनती है। इसकी एंट्री आप देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल सैलरीज अकाउंट डेबिट 3000 और आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो 3000 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये कि सैलरी आपका एक्सपेंस है वो आपने कर लिया लेकिन उसकी अभी तक आपने पेमेंट्स नहीं की हुई है, आउटस्टैंडिंग सैलरी अभी तक आपके ऊपर बनती है, वो क्रेडिट होगी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। The expenses which have been paid during the current accounting year but the services or benefit against them have not been received till the end of current accounting year. Services will be received in next year are known as prepaid expenses. अब ये क्या है, ये जो आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है उसके अपोजिट है। इसमें क्या हुआ, इसमें आपने एक्सपेंसेस जो है वो पे कर दिए हुए हैं, हर्चे आपने पहले से ही दे दिए हुए हैं, एडवांस में पेमेंट आपने कर दी है लेकिन आपको अभी तक बेनिफिट उसका रिसीव नहीं हुआ, आपको अभी तक उसकी सर्विसेज रिसीव नहीं हुई, वो अभी तक आपको इस करंट अकाउंटिंग ईयर में, इस खास अकाउंटिंग ईयर में, इस मौजूदा अकाउंटिंग ईयर में आपको नहीं मिली, मे बी वो नेक्स्ट ईयर में आपको मिले, इसलिए इनको प्रीपेड एक्सपेंसेस कहा जाता है या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस कहा जाता है या एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस कहा जाता है। मतलब ये कि आपने हर्चे पहले से पे कर दिए हैं लेकिन अभी तक आपने उसकी सर्विसेज नहीं ली। ठीक है, इससे पहले वाले जो हमने किया है, जो फर्स्ट हमने पढ़ा था वो था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उसमें हमने क्या किया था, हमने जो है वो पैसे दे दिए, पैसे नहीं दिए लेकिन हमने उसकी जो है सर्विसेज रिसीव कर ली है। इसमें हमने पैसे दे दिए लेकिन अभी तक सर्विसेज रिसीव नहीं की। क्लियर, इसकी हम जो है वो देख लेते हैं एंट्री, प्रीपेड रेंट, फॉर एग्जांपल आप ऑब्वियस बात है एक्सपेंस पे कर रहे हैं तो रेंट आपका एक्सपेंस है, और प्रीपेड आपने जो है पहले ही पे कर दी हुई है, एडवांस में पेमेंट कर दी हुई है, तो प्रीपेड रेंट आपका डेबिट होता है और रेंट अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर, थर्ड वन इज accrued revenue or revenue receivable. There may be revenue which we have earned or which has become due in the current accounting year. ठीक है, आपने रेवेन्यू जो है वो अर्न कर लिया हुआ है, द मे बी रेवेन्यू विच हैव अर्नड, आपने रेवेन्यू जो है वो रिसीव कर लिया हुआ है, आमदनी आपको रिसीव होगी है, आमदनी आपने अर्न कर ली हुई है, और विच हैज बिकम ड्यू इन द करंट ईयर, या फिर आपकी करंट अकाउंटिंग ईयर में अभी तक रहती है बट हैज नॉट बीन रिसीव इन कैश, लेकिन आपने कैश में उसको अभी तक जो है करंट अकाउंटिंग ईयर में रिसीव नहीं की। इट विल बी रिसीव नेक्स्ट ईयर, ये फिर आप नेक्स्ट ईयर में रिसीव करेंगे। सच एज रेवेन्यू इज नोन एज such as revenue is known as accrued revenue। ऐसे revenues को हम जो है वो accrued revenue कहते हैं। मतलब क्या कि आपने revenue रिसीव कैश में अभी तक नहीं किया, मतलब आपने कुछ जो है वो काम किया हुआ है, आपने अपनी सर्विसेज दे दी हुई हैं, आपने अपनी वो मतलब आपको रेवेन्यू मिलना था, वो मिला नहीं है अभी तक आपको कैश में, वो आपको नेक्स्ट ईयर में मिलेगा, उसको हम बोलते हैं अक्रूड रेवेन्यू। इसकी एंट्री क्या होगी, अक्रूड इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट आपको सूद मिलना था, इंटरेस्ट मिलना था, कोई आपने इंस्टॉलमेंट्स की हुई है, ठीक है, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलना था, तो वो इंटरेस्ट अभी तक इस मंथ में, इस अकाउंटिंग ईयर में आपको मिलना था लेकिन अभी तक आपको दिया नहीं है, मतलब ये अनाउंस हो गया है कि आपको मिलना है। ठीक है, अनाउंस हुआ है कि आपको मिलना है लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं हुई, या अभी तक आपको कैश में रिसीव नहीं हुआ, अभी तक आपके हाथ में दिया नहीं गया, तो उसको हम अक्रूड रेवेन्यू कहते हैं। जैसे कि इंटरेस्ट है आपका, सूद है, आपने कोई
इंस्टॉलमेंट्स वगैरह की हुई हैं या शेयर्स में या कोई भी आपको इंटरेस्ट जो है वो रिसीव हो रहा है, अक्रूड इंटरेस्ट आपका डेबिट हो रहा है और इंटरेस्ट जो हो रहा है वो क्रेडिट हम कर रहे हैं, ये इसकी एंट्री थी। नेक्स्ट आपका आ जाता है अनअर्न्ड रेवेन्यू और रेवेन्यू रिसीव इन एडवांस। ये क्या हो जाएगा, ये आपका ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। उसमें इसमें क्या होगा, इसमें आपने रेवेन्यू पहले से रिसीव कर लिया हुआ है, आपने एडवांस में जो है वो आमदनी ले ली है, लेकिन आपने अभी तक जो है वो सर्विसेज नहीं प्रोवाइड की हैं। क्लियर। लास्ट वाले में क्या था, आपने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हुई है लेकिन आपको मतलब आपको अनाउंस हो गया हुआ है कि आपको मिलेगा, लेकिन कैश में अभी तक या आपके हाथ में अभी तक जो है वो नहीं दिया गया, नेक्स्ट में दे दिया जाएगा, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में दे दिया जाएगा, अभी तक वो नहीं मिला। लेकिन इसमें क्या हुआ कि आपको पहले से ही दे दिया गया। Unearned revenue or revenue received in advance is an obligation to provide services in near future for which payment has already been received। ठीक है, आपने पेमेंट पहले से ही रिसीव कर ली हुई है, लेकिन आपने जो सर्विसेज देनी है वो आपने नियर फ्यूचर में नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में मे बी या कुछ टाइम पीरियड के बाद आप जो है वो सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करें। इसलिए ये सर्विसेज आपके ऊपर एक ओब्लिगेशन बनता है, एक लाइबिलिटी बनती है, आपके ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि आपने एडवांस में पेमेंट ले ली हुई है लेकिन अभी तक आपने सर्विसेज नहीं प्रोवाइड की, इसलिए इनको बोला जाता है अनअर्न्ड रेवेन्यू या रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस। क्लियर। इसकी देख लेते हैं हम ट्रांजैक्शन। कमीशन अकाउंट फॉर एग्जांपल हमारा कमीशन है वो डेबिट हो रहा है और जो अनअर्न्ड कमीशन है वो आपका क्रेडिट हो रहा है। डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट। एसेट क्या होता है, एसेट आपकी फिक्स एसेट होते हैं जो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए आपको फायदा देते हैं, आपके बिजनेस के साथ अंगेज रहते हैं और उसके ऊपर हम जो एनुअली डेप्रिशिएट करते हैं उसकी वैल्यू जो यूजेज की वजह से कम हो जाती है उसको डेप्रिसिएशन कहा जाता है। डेप्रिसिएशन मींस लॉस ऑन अकाउंट ऑफ यूज ऑफ एन एसेट और डिक्रीज इन इट्स वैल्यू ऑन अकाउंट ऑफ पैसेज ऑफ टाइम और डिक्रीज इन इट्स एफिशिएंसी बिकॉज इट्स यूजेज इन मॉनेटरी टर्म्स। डेप्रिसिएशन जो होता है उसको हम कहते हैं कि ये आपका लॉस है। क्या कौन सा लॉस है कि एसेट को आपने यूज किया है तो यूज करने की वजह से उसमें कुछ कमी वगैरह आ गई है, ठीक है, उसकी वैल्यू में कमी आ गई है या टाइम गुजरने के साथ साथ उसकी एफिशिएंसी में कमी आ गई है जो कि मॉनेटरी टर्म्स में है, मनी टर्म्स में है, मनी की वैल्यू में उसकी कमी आ गई हुई है। डेप्रिसिएशन इज लॉस ऑफ बिजनेस। ये जो डेप्रिसिएशन होती है ये आपके बिजनेस का लॉस होता है। सो अनलेस इट इज कंसिडर लाइक अदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बी असर्टेन। ठीक है, सो हम इसको जो है वो दूसरे एक्सपेंसेस की तरह एक्सपेंसेस या लॉसेस कंसिडर करते हैं, तो इसलिए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो है वो लिखते हैं। डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। एंड एसेट की जो है डेप्रिसिएशन हम कर रहे हैं तो जिस एसेट की डेप्रिसिएशन हो रही है जिसकी वैल्यू कम हो रही है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। 6 इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ऑनर्स सैलरीज। ठीक है, a business is regarded as an income economic unit distinct from owners and the amount invested by the owner is regarded as liability of business। ठीक है, एक जो बिजनेस होता है वो एक इकोनॉमिक यूनिट कंसीडर किया जाता है, माशी हालत या माशी बिजनेस कंसीडर किया जाता है जो कि आपकी ऑनर्स से अलग होती है। उस बिजनेस जो होता है वो अलग होता है और जो ऑनर्स होते हैं वो अलग होता है। एंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ऑनर इज रिगार्डेड एज लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस। और जो ऑनर जो मालिक होता है वो जो बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है या बिजनेस में जो अपना पैसा लगाता है वो उसके बिजनेस में उस बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है। बिजनेस हैज बोरोड दिस मनी फ्रॉम ऑनर, क्योंकि बिजनेस ने ये पैसा अपने ऑनर से अपने मालिक से बारो किया है। द मनी borrowed फ्रॉम इट्स ऑनर इज नोन एज कैपिटल। जो पैसा हमने अपने ऑनर से बारो करके अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ होता है उसको हम कैपिटल कहते हैं। व्हेन ए बिजनेस borrows money from a bank or from a private individual it pay interest on the borrowed money and the interest is considered as an expense of the business। जब हम बिजनेस में पैसा बैंक से या किसी भी और जो है प्राइवेट इंडिविजुअल से पैसा जो है वो बारो करके बिजनेस में लगाते हैं तो बिजनेस को उस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और ये जो इंटरेस्ट होता है, ये जो सूद होता है, इसको बिजनेस का एक्सपेंस कहा जाता है, खर्चा कहा जाता है। एंड इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। In the same way, the profit of the business is only justified if interest on capital is also regarded as an
एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। इसी तरह जो है अगर प्रॉफिट बिजनेस में होता है तो हम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं, जो कि मनी हमने ऑनर से बारो की हुई होती है, और इसको हम एज ए एक्सपेंस बिजनेस का जो है वो चार्ज करते हैं या एज ए एक्सपेंस बिजनेस का कंसीडर करते हैं, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दूसरे एक्सपेंसेस के साथ हम लिखते हैं या शो करते हैं। इसकी एंट्री देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कैपिटल लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज करे तो क्रेडिट होती है, और इसके ऊपर जो हम इंटरेस्ट देते हैं वो हमारा खर्चा होता है, और खर्चा हमारा हमेशा जो है वो एक्सपेंस जो होता है वो डेबिट आता है अपनी नेचर से। ठीक है। नेक्स्ट 7th इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। The interest on drawing is exactly opposite of interest on capital. Interest on drawing जो होती है वो interest on capital के बिल्कुल opposite होती है। When interest is allowed on capital, जब हम interest capital के ऊपर देते हैं या allow करते हैं, and is regarded as an expense of the business, जो कि business का expense consider हो जाता है, then it is very much logical that business should also charge the owner with interest on his drawing। इसलिए हम ये बिल्कुल लॉजिक के साथ कह सकते हैं कि अगर बिजनेस में हम अपने ऑनर को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देते हैं तो फिर हमारे ऊपर भी ये ओब्लिगेशन हो, फिर हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी तो नहीं कह सकते, हम ये भी हमारा ये हक बन जाता है कि हम अगर ऑनर हमारा बिजनेस में से पैसा निकालता है अपनी पर्सनल यूज के लिए तो हम उसके ऊपर भी उसको इंटरेस्ट मांगे उसे। ठीक है। आपको पता है कैपिटल क्या होता है? कैपिटल जो होता है वो पैसा होता है जो कि ऑनर ने बिजनेस को उधार दिया होता है। जब वो उधार पे पैसा देता है तो उस उधार के पैसे के ऊपर वो इंटरेस्ट लेता है जो कि बिजनेस के लिए एक्सपेंस बन जाता है। लेकिन ऑनर अगर ऑनर बिजनेस में से पैसा लेता है, पैसा जब इन्वेस्ट करता है तो उस पर वो इंटरेस्ट लेता है, तो जब पैसा बिजनेस है वो लेता है निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए तो फिर उसके ऊपर भी उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। ये एक लॉजिकल बात है। ठीक है। ये एक्सप्लेन किया गया है कि अगर आप बिजनेस में से ड्राइंग्स के तौर पर पैसा लेते हैं, बिजनेस में से अपनी पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालते हैं, तो उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट देना चाहिए, क्योंकि आपने पैसा इन्वेस्ट करते हुए इंटरेस्ट लिया था तो पैसा निकालते हुए इंटरेस्ट दें। ठीक है। एक लॉजिक बात है। द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज ए रेवेन्यू। इसलिए जो बिजनेस में से आप पैसा निकालते हैं, जो आपकी ड्राइंग्स की शक्ल होती है उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट देंगे वो फिर आपका एक्सपेंस नहीं होता, वो फिर आपके बिजनेस का रेवेन्यू होता है, वो बिजनेस की आमदनी होती है, क्योंकि आपने बिजनेस में से पैसा निकाला है और उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, और वो पे जो है वो बिजनेस के लिए अर्निंग है, और वो बिजनेस की अर्निंग जो है वो रेवेन्यू कंसिडर होती है, और इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में ही शो करते हैं। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे शो करते हैं, हम इसको डेबिट साइड पे शो नहीं करते। डेबिट साइड पे आपको पता है हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो खर्चे होते हैं, और जो क्रेडिट साइड होती है प्रॉफिट एंड लॉस की वो इनडायरेक्ट इनकम्स के लिए होती है। क्लियर? ड्राइंग्स अगर आपकी डेबिट होती हैं तो इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट हम बिजनेस के लिए रिसीव्ड है और हमारी तरफ से पेमेंट है, तो इंटरेस्ट हमारा जो है वो बिजनेस में जा रहा है, बिजनेस को फायदा हो रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज क्रेडिट, क्योंकि ये हमारी इनकम है। ठीक है। अब हम इसको दोबारा से सारी जो है उनको दोबारा से हम देख लेते हैं। अब मैं आपको दोबारा से ये एक्सप्लेन कर देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो क्लियर हो सके। ठीक है। हमने आज इंट्रोडक्शन पढ़ना है चैप्टर नंबर 11 का। चैप्टर नंबर 11 में हमने एडजस्टमेंट्स करनी है। एडजस्टमेंट्स की आपकी 9 टाइप्स हैं, मेन टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट। अक्रूड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस पेएबल। Prepaid expenses are unexpected expenses or expenses paid in advance. Accrued revenue or revenue receivable. Unearned revenue or revenue received in advance. Depreciation of assets. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बैड डेट्स। अगर आप देखें तो मैंने आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट,
नहीं करवाया, ठीक है। आपको 9 इसमें आइटम से मैंने आपको 7 आइटम्स करवाए हैं। क्यों? क्योंकि जो आपकी प्रोविजन फॉर बाय डेट्स है और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है, ये सेपरेटली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो सके। अगर मैंने अभी ये सारा कुछ करवा दिया तो आपको सब कुछ जो है वो मिक्सअप हो जाएगा और आपको समझ नहीं आएगी, क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसलिए मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में वो कराऊंगी, और यही लेक्चर मैं आपको अभी रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन अगर रह गई है वो क्लियर आउट हो जाए और आप क्वेश्चन इजीली कर सके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद आ जाती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब हम इनको देख लेते हैं। आपने एडजस्टमेंट्स के लिए 2 पॉइंट्स को माइंड में रखना है। पर्पस ऑफ एडजस्टमेंट इज टू प्रिपेयर ए परफेक्टली। आपने जो एडजस्टमेंट का हमारा मकसद होता है वो ये होता है कि एक तो हमारा फाइनल अकाउंट जो करंट अकाउंटिंग पीरियड के लिए कर रहे हैं हम फाइनल अकाउंट्स, वो बिल्कुल एक्यूरेट शेप दे सके, एक्यूरेट शक्ल दे सके, अपना एक्यूरेटली शो हो सके, और उसकी जो बैलेंस शीट है वो भी उस डेट के लिए सामने सही तरीके से शो हो सके, उसमें कोई फ्लक्चुएशन ना आए, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में ये होता है कि एडजस्टमेंट्स की हमारी दो एस्पेक्ट्स होते हैं या दो अफेक्ट्स होते हैं। एक हमारा जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में शो होता है और प्रॉफिट एंड लॉस में शो होता है रेवेन्यू या एक्सपेंस की शक्ल में, और दूसरा हमारा बैलेंस शीट में एज ए एसेट्स या एज ए लाइबिलिटी शो होता है। दूसरे हम क्या कह सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस और या ट्रेडिंग अकाउंट में एज ए इनकम या एज ए एक्सपेंस शो होगा, और बैलेंस शीट में एज ए एसेट या एज ए लाइबिलिटी शो होगा। अक्रूड एक्सपेंसेस या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेएबल। The expenses that have been incurred during the current accounting year, the services have been received during the current accounting year but not have been paid till the end of current accounting year, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक्सपेंसेस आपने किए हुए हैं, खर्चे आपने किए हुए हैं, सर्विसेज आपने जो है वो रिसीव कर ली हैं पहले से ही, लेकिन आपने उसके पैसे नहीं दिए, आपने उनकी सर्विसेज की पेमेंट नहीं अभी तक की भी। इनको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। आउटस्टैंडिंग जो चीज होती है वो आपकी लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी आपकी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे शो होती है, ठीक है। सैलरीज अकाउंट डेबिट और आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट आपकी क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग जो होती है वो हमारी लाइबिलिटी हो जाएगी, सैलरीज में हम इसको ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी को, और दूसरी साइड पे इसका जो अफेक्ट आएगा वो बैलेंस शीट में आएगा। बैलेंस शीट में हम इसको लाइबिलिटी साइड पे लिखेंगे, ठीक है। और एक साइड तो हमारी लाइबिलिटी साइड पे आ गई, और दूसरी साइड हमारी क्या है, सैलरी। सैलरी हमारी जो है वो हमें पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है, डेबिट साइड पे, एक्सपेंस साइड पे, और एक्सपेंस में सैलरी अकाउंट में हम आउटस्टैंडिंग सैलरी को प्लस करेंगे, मतलब ये हमारी लाइबिलिटी हमारे ऊपर शो हो रही है, क्लियर। सेकंड हमारे पास आ जाता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। द एक्सपेंसेस विच हैव बीन पेड ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग ईयर, वो एक्सपेंसेस जो कि करंट अकाउंटिंग ईयर में पे हो गए हुए, हमने पैसे दे दिए हुए, पेमेंट कर दी हुई, लेकिन सर्विसेज या बेनिफिट अभी तक हमने उसके रिसीव नहीं किए, उसको प्रीपेड एक्सपेंसेस कहा जाता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं ये हमारी एक अफेक्ट बैलेंस शीट में आता है, बैलेंस शीट में हम एसेट साइड पे इसको लिखेंगे, और जो आपकी दूसरा इफेक्ट होगा वो हमने इसको जो है वो जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सपेंस साइड है, डेबिट साइड है, उसमें हमने इसको माइनस करना है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग को हमने एक्सपेंस में ऐड करना है, और प्रीपेड को हमने आउट एक्सपेंसेस में से माइनस करना है, क्लियर। अक्रूड रेवेन्यू और रेवेन्यू रिसीवेबल। अक्रूड रेवेन्यू या रेवेन्यू रिसीवेबल, रेवेन्यू जो है वो हमने अर्न कर लिया हुआ है रेवेन्यू, और लेकिन हमने उसका कैश में अभी तक रिसीव नहीं किया हुआ है। रेवेन्यू हमने अर्न किया हुआ है, हमें मिल गया रेवेन्यू, हमें बता दिया गया है कि आपको मिलना है, आमदनी आपको मिलनी है, लेकिन अभी तक हमारे हाथ में नहीं आई, हमें कैश में पेमेंट नहीं की हुई, ये वो हमें मे बी नेक्स्ट ईयर में या कुछ टाइम भी के बाद की जाएगी, ठीक है। अक्रूड इंटरेस्ट जो होता है वो हमारा डेबिट होगा, और इंटरेस्ट हमारा क्रेडिट होगा। ऑब्वियस बात है कि आपकी इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम साइड पे हम इसको शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम साइड में हम इसको इंटरेस्ट में ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद है अर्न अर्न रेवेन्यू और रेवेन्यू रिसीव इन एडवांस। वो रेवेन्यू जो हमने पहले से ही एडवांस में रिसीव कर लिए हुए हैं, वो हमारी ऊपर ऑब्लिगेशन बनती है, वो हमारी ऊपर लाइबिलिटी बनती है कि हमने पेमेंट जो है वो रिसीव कर ली हुई है, पैसे हमने ले लिए हुए, लेकिन हमने सर्विसेज अभी तक प्रोवाइड नहीं की हैं, तो ये जो है वो लाइबिलिटी बनती है हमारे ऊपर। लाइबिलिटी बनेगी तो ये हमारी बैलेंस शीट में एज ए लाइबिलिटी साइड पे लाइबिलिटी आएगी, और हमारी जो कमीशन होगा उसमें से हम इसको लेस कर देंगे, ठीक है।
उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स, डिप्रिसिएशन जो एसेट की होती है वो हमारा लॉस होता है, हमारा एक्सपेंस होता है, जो हमके हमें बताया जाता है कि हमारी बिजनेस की एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज हो रही है, या बिजनेस की एफिशिएंसी डिक्रीज, सॉरी, हमारी एसेट की एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज हो रही है। एसेट को हम यूज करते जा रहे हैं, टाइम गुजरने के साथ साथ उसकी वैल्यू में कमी आ रही है, और वो जो वैल्यू में कमी आती है उसको डेप्रिसिएशन कहा जाता है। वो वैल्यू में कमी जो है मॉनेटरी टर्म में कमी आती है, इसको हम एक्सपेंस कंसिडर करते हैं, जैसे कि दूसरे एक्सपेंस होते हैं या दूसरे लॉसेस होते हैं। डेप्रिसिएशन जो होता है वो हमारा एक्सपेंस होता है। प्रॉफिट एंड लॉस में हम इसको डेबिट साइड पे, एक्सपेंस साइड में लिखते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पर, और दूसरा इसका इफेक्ट जो होता है वो बैलेंस शीट में आता है एसेट साइड पे। बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जो भी आपका एसेट होता है, फिक्स मशीनरी हो गई, बिल्डिंग होगी, ठीक है, फर्नीचर हो गया, जो भी आपका जो है एसेट होगा उसमें से हम इसको लेस करेंगे। क्लियर? उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करना कैपिटल कहलाता है। वो पैसा हमने अपने ऑनर से, अपने मालिक से लिया होता है, और बिजनेस जो होता है वो एक अलग चीज होती है, और जो ऑनरशिप होती है वो एक अलग चीज होती है। बेशक फायदा ऑनर को ही होता है बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने से, लेकिन जो होती है बिजनेस टर्म में या बिजनेस के लिहाज से हम इसको एक अलग यूनिट कंसीडर करते हैं, अलग चीज कंसीडर करते हैं। बिजनेस एक अलग चीज है, और जो आपकी ऑनर है वो एक अलग चीज है। ऑनर अपना पैसा जब बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो बिजनेस को एक तरह से उधार देता है पैसा अपना। जब वो बिजनेस को उधार देता है तो हम बिजनेस में जो भी पैसा उधार देते हैं उसके बदले में हम सूद लेते हैं। वो जो सूद होता है वो कैपिटल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंसिडर होता है, और जब हम वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस में से लेते हैं तो वो हमारा एक्सपेंस बन जाता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में हम जो है इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस साइड पे कंसीडर करते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डेबिट साइड पे। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, एक तो हमारा फैक्ट ये होगा कि हमने इसको बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे एज ए इनडायरेक्ट एक्सपेंस कंसीडर करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिंपल आपका जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएगा, और दूसरी साइड पे हमने इसको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे कैपिटल में लिखना है। कैपिटल लिखेंगे उसमें हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब ये होता है कि बिजनेस में आपने ऑनर से कैपिटल उधार लिया और आपने वो इन्वेस्टमेंट किया, और उसके बदले में आपने उसको इंटरेस्ट दिया, उसको फायदा दिया, उसको इंटरेस्ट दिया, सूद दिया, बेनिफिट दिया, प्रॉफिट दिया। ठीक है, तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस साइड पे इंटरक्ट एक्सपेंस के तौर पर, और दूसरा हम इसको कैपिटल में ऐड करते हैं बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वह बिल्कुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अपोजिट होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब होता है कि ऑनर ने बिजनेस में से पैसा लिया है, पैसा निकाला है। तो जब आप अपनी पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकालते हैं तो उसको ड्राइंग्स कहा जाता है, और जब आपने पैसा निकाला हुआ है तो ऑब्वियस बात है, आपने जब बिजनेस से उधार आपने लिया है तो आपने उसके ऊपर भी इंटरेस्ट देना है। जब आप इंटरेस्ट लेते हैं तो इंटरेस्ट देना भी बनता है आपका फर्ज। ठीक है, तो आप जब इंटरेस्ट देंगे तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बन जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस में आपने इसका इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, डबल इफेक्ट आएगा। डबल इफेक्ट में क्या होगा, आपने प्रॉफिट एंड लॉस में ही इसको लिखना है, लेकिन रेवेन्यू साइड पे लिखना है इनडायरेक्ट इनकम के तौर पर। ठीक है, और दूसरा फैक्ट इसका क्या आएगा, कैपिटल में से आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को माइनस करना है। लाइबिलिटी साइड पे जो आपकी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे कैपिटल आता है उसमें से आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को माइनस करना है। ड्राइंग्स जो होती हैं वो हमेशा डेबिट होती हैं, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होती हैं वो क्रेडिट होती हैं। क्लियर? दोबारा सुन लें,
कैपिटल क्या होता है? कैपिटल आपका जो है वो सरमाया होता है, कैपिटल आपकी लाइबिलिटी बनती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? वो आपका एक्सपेंस होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पर डेबिट साइड पे लिखना है, और दूसरा फैक्ट उसका ये होगा कि बैलेंस शीट में आपकी लाइबिलिटी साइड पे जो कैपिटल है उसमें से कैपिटल को में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करना है। और जो ड्राइंग्स होती हैं वो बिल्कुल इसके अपोजिट आएंगी। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका डेबिट हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस में, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम के तौर पर, इनडायरेक्ट इनकम के तौर पर क्रेडिट साइड पे शो होंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपका कैपिटल में ऐड हो रहा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपने कैपिटल में से लेस करनी है। क्लियर? ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो क्लियर हो गया। अच्छा बेटा, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने आज आपको 7 पॉइंट्स कराए हैं इसलिए ताकि आपको ज़्यादा ना हो, आपको मसला ना पड़े। ठीक है? ये आपने आज अच्छे से रीड आउट करने हैं, अच्छे से पढ़ना है, ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। आप क्लियर होंगे इसमें तभी आप कर सकेंगे। अगर आपको ये क्लियर नहीं होगा तो फिर आप नहीं कर सकेंगे। ठीक है? हमने 7 चीज़ें पढ़ी हैं। आपने 7 चीजें पढ़ी हैं। अक्रूड एक्सपेंसेस या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अक्रूड एक्सपेंसेस या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि आपने एक्सपेंसेस अभी तक जो है वो सर्विसेज ले लिए लेकिन पैसे आपने नहीं दिए, तो वो क्या होता है? वो आपकी लाइबिलिटी बनती है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस बनता है। और अगर आपने सर्विसेज दे दी हुई हैं और पैसे आपने अभी तक लिए लिए तो उसको प्रीपेड एक्सपेंसेस कहा जाता है। प्रीपेड एक्सपेंस, जो प्रीपेड वर्ड होता है वो आपका एसेट होता है, और प्रीपेड और जो प्रीपेड आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो एक्सपेंसेस में से, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में से आप उनको माइनस करते हैं। इसी तरह आपके अक्रूड रेवेन्यू होता है। अक्रूड रेवेन्यू का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग रेवेन्यू, कि आपने रेवेन्यू पहले ही रिसीव कर लिया और पेमेंट आपने अभी तक नहीं की, तो आउटस्टैंडिंग या अक्रूड रेवेन्यू जो होता है वो आपकी लाइबिलिटी आएगी लाइबिलिटी साइड में, और दूसरी साइड पे आपने इनकम में उसको ऐड करना है। और जो आपकी प्रीपेड रेवेन्यू होते हैं, जो आपने पहले से ही रेवेन्यू जो है वो पेमेंट कर दी हुई है और रिसीव नहीं अभी तक किए हुए, तो वो आपने जो है वो आपके उसमें से लेस होंगे। ठीक है? उसके बाद हमने डेप्रिसिएशन पढ़ी है। डेप्रिसिएशन आपका लॉस होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में से, आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पर आपने लिखना है, और दूसरा आपने एसेट्स में से उसको, फिक्स एसेट में से उसको बैलेंस शीट में से माइनस करना है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका कैपिटल में ऐड होता है और दूसरी साइड पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पर लिखते हैं, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपकी इनडायरेक्ट इनकम्स के तौर पर प्रॉफिट एंड लॉस में शो होती हैं, और दूसरी साइड पे आपने बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में से, कैपिटल में से इसको माइनस करना होता है। क्लियर? ये सारी चीजें मैंने आपको बार बार रिपीट कर दी हैं ताकि आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप इजीली उसको सुन सकें, क्लियर आउट कर सकें। अगर आपको लेक्चर में से भी कुछ भी कोई मिसिंग हो जाता है, कोई समझ नहीं आती, तो रिकॉर्डेड लेक्चर आपके पास मौजूद होते हैं, उनको आप दोबारा से सुन सकते हैं। उसके अलावा आपको असाइनमेंट्स बोली गई हैं, असाइनमेंट्स आपने ये बनानी है। साथ साथ ये क्वेश्चन जो है, जो मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन करवाया है, जो आपको शॉर्ट डेफिनेशंस कराई हैं, ये डेफिनेशंस भी आपने असाइनमेंट के तौर पर लिखनी है। आज आपका ये टास्क है कि ये 7 जो आपकी डेफिनेशंस है इनको आपने रजिस्टर में लिखना है। रिटर्न वर्क आपका होना चाहिए। रिटर्न वर्क इकट्ठा मैं आपसे लूंगी, वो आपको डेट बता दी जाएगी और आपने वो काम खत्म करके लेके आना है। अगर आपके पास आप काम नहीं करेंगे, असाइनमेंट्स अपनी काम पूरी नहीं करेंगे, तो आपके मार्क्स जो है वो 0 कंसीडर होंगे, आपके मार्क्स इजीली डिडक्ट कर लिए जाएंगे। क्लियर? कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछ लें। ओके, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अल्लाह हाफिज।